बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं शशि। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए होता है और हम हर बार आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आप हमारे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो और आपकी खेती बेहतर हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुषी खलगड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे लगाएं, धान फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं, तोरी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंचाली। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे काला शीशम, बेर, बेल, जामुन, कटहल, शरीफा और चारा फसल में ज्वार या बाजरा लगाएं। धान फसल को कीटों के प्रकोप से बचाना जरूरी है। मुख्य रूप से तनाछेदक कीटों के नियंत्रण के लिए फूलबेंडामाइट दवा को 4 लीटर पानी में 1 ml दवा मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इससे तनाछेदक कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाई फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का प्रयोग करें। इससे जहां लागत कम आएगी, वहीं रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से हम बच सकते हैं। जी, एक तो लागत बहुत कम आएगी, दूसरा जो हम रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव देखते हैं वो दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। हमारे खाने में कीटनाशक के अवशेष की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे निजात मिलेगी। तोरी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में T9, PT 303, पंचाली लगाएं। तोरी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय कंपोस्ट 50 क्विंटल, नेत्रजन 25 किलोग्राम, स्फूर 25 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम खेत में मिलाएं। किसान भाई बीजों को हिल पर बोने के लिए नवीन डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 3200 हिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट आरंभिक अवस्था में ही दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। या गोभी का पौधा लगाने के 18 से 25 दिनों के बीच नीम निर्मित दवा 5% का फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। याद रखें, गोभी के एक फसल मौसम में निर्मित कीटनाशी का 3 से 4 बार ही छिड़काव करना चाहिए। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम में भी आपके लिए संदेश है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है।
और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आइए हम आपको जानकारी दिलाते हैं बोदी की खेती के विषय में। जी हाँ, हमारे किसान भाई बोदी की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और बोदी की खेती कर काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। लेकिन बोदी की खेती करने के लिए हमारे किसानों को सबसे पहले प्रभेद का चुनाव करना पड़ता है, तभी आपकी खेती बेहतर हो सकती है। बोदी की खेती करने के लिए आपको कौन सी मिट्टी का चुनाव करना है, अगर किसी कारणवश फसल में कीट लग जाए तो कौन सी दवा का छिड़काव करें ताकि आपकी खेती बेहतर हो सके। जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बोदी की समसामयिक खेती और उसके प्रभेद के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ, प्लांडो के विशेषज्ञ डॉक्टर RS पांडे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है बोदी की समसामयिक खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बोदी की खेती करनी हो तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए। जैसे सभी किसान भाई जानते हैं, जब बोदी झारखंड की एक प्रमुख सब्जी फसल है और ये दोनों मौसम में होता है। जैसे गर्मी के मौसम में, जैसे गर्मी के खेती के लिए हम लोग फरवरी मार्च में लगाते हैं, तो अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, ये जून जुलाई अगस्त, अभी इस समय भी बरसाती खेती किसान भाई बहुत अच्छा से तरह से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जैसे ज़मीन का तैयारी हम लोग अच्छा तरह से कर लेते हैं, जुताई करके और कैरी बनाकर हम करते हैं। जैसे इसमें 2 प्रकार का किस्म होता है, झाड़ीदार किस्म और लतादार किस्म। तो झाड़ीदार किस्म में हम कैरी बना के करते हैं और लतादार किस्म में भी कैरी बनाते हैं। लेकिन उसमें हमारा जो तैयारी जब करेंगे तो ज़मीन में हमको खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना आवश्यक है। तो जैसे अंतिम जुताई के समय
मतलब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से अच्छा से साड़ी हुई गोबर की खाद की प्रयोग करना है, और नहीं तो मतलब 20 से 30 क्विंटल केंचुआ खाद हम प्रयोग कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर के दर से। और जो रासायनिक खाद हमको प्रयोग करना है उसमें 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। और बुआई से करीब करीब और 25 से 30 दिन बाद हमको और 22 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है, जाड़ के पास थोड़ा दूर में करके फिर मिट्टी चढ़ा देना है। तो ये जो हम बरसात के समय जो खेती करने जाएंगे तो इसमें जो सावधानियाँ जैसे आपने बताया, तो जब हम बीज को बुआई करेंगे तो हमको मेड़ पर करना है, तो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली मेड़ बनाना है, जिससे अभी जैसे बारिश हो रहे तो निकास पानी का निकास अच्छा हो और बीज का अंकुरण अच्छा हो, इसलिए हमको मेड़ पर करना है। तो जैसे झाड़ीदार किस्म के लिए हमने लाइन से लाइन, पंक्ति से पंक्ति का दूरी हम देते हैं करीब मतलब 45 से 60 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 से 2 फीट, और बीज से बीज की दूरी हम रखते हैं एक पंक्ति में मैंने एक मेड़ में और 15 से 30 सेंटीमीटर। और यही लतरदार किस्म के लिए भी हम मेड़ पर ही लगाएंगे बरसाती खेती के लिए। तो मतलब जो पंक्ति से पंक्ति का दूरी हो जाएंगे 1 मीटर मतलब 3 फीट, और यहाँ पर पौधा से पौधा दूरी हम मतलब बीज से बीज की दूरी हम रखेंगे 2 फीट मतलब या 60 सेंटीमीटर। और एक जो सावधानी सबसे बड़ी चीज़ है इस समय के लिए, जो बीज को हम उपचार करके ही बुआई करेंगे। तो इसलिए जैसे 2.5 ग्राम बेबिस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज में मिला के तब हम बुआई करेंगे, जिससे फफूंद जनित जितना बीमारियां आते हैं इस समय, तो जो कि इस समय मौसम मतलब आर्द्र है और गर्मी भी होता है, तो इस समय जो गर्म और आर्द्र मौसम में बहुत सारा फफूंद बीमारी लग जाता है अंकुरण के बाद, इसीलिए हमको बीज उपचार करके लगाने से पौधा सुरक्षित रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और जो दूसरा है, जो 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को बुआई करना चाहिए। और दूसरा है मतलब हमको करीब करीब मतलब 1 हेक्टेयर खेती के लिए जैसे झाड़ीदार किस्म के लिए करीब 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और जो लतरदार किस्म के लिए करीब करीब आपका 10 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। तो ये ध्यान में रखना है किसान भाइयों को, खेती बहुत ही अच्छा तरह से हो जाएगा इस समय। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि इसके प्रमुख प्रभेद कौन कौन से हैं जिसका चुनाव करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा ले पाए। तो हमारे ये जो केंद्र से मैं यहाँ पर 28 साल से हूँ, तो हम लोग उन्नत किस्म का विकास किए जो झारखंड का जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही अच्छा उपज देने वाले हैं। तो उसमें से हम पहले बताते हैं जो लतरदार किस्म में हमारा जो 2 किस्म है जिसका बहुत मांग है, वो है सरनस सेता, जिसका फलिया करीब 30 से 35 सेंटीमीटर यानी 1 फीट या उससे थोड़ा ज़्यादा लंबाई होता है, हल्के हरे रंग के होते हैं, और इसका मतलब वज़न करीब मतलब 12 से 14 ग्राम हो जाता है। और ये करीब करीब बुआई से 55 दिन के बाद तुड़ाई पहला तुड़ाई योग्य हो जाती है, और इसका उपज क्षमता करीब करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। तो एक बहुत ही अच्छी किस्म है, और मैंने फलिया गोल सीधी गुदेदार होते हैं। और जो दूसरी उन्नत किस्म है जो जिसका नाम है सरना हरिता, इसका फलिया और अधिक लंबी होती है, करीब 60 से 70 में 2 फीट से ज़्यादा लंबी होती है, और इसका वज़न भी भारी होता है, करीब मतलब 25 से 27 ग्राम एक फली का वज़न होता है। और ये और जल्दी तैयार होता है, करीब 50 दिन में, बुआई से 50 दिन के बाद ही पहला तुड़ाई शुरू हो जाती है, 85 दिन में फसल ख़त्म भी हो जाता है। तो इसलिए इस किस्म का उपज क्षमता और ज़्यादा है, करीब 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। तो ये दोनों उन्नत किस्म का बीज हमारा केंद्र से, प्लांडू का केंद्र से प्राप्त हो सकते हैं। और इसके अलावा जो झाड़ीदार किस्म है, तो झाड़ीदार किस्म में भी हम लोग यहाँ इस केंद्र से एक उन्नत किस्म का विकास किया जिसका बहुत मांग है, ये है स्वर्ण मुकुट। ये बहुत ही जल्दी किस्म है,
क्योंकि इसका फलियाँ करीब 45 से 50 दिन में पहला तुड़ाई योग्य हो जाता है। गर्मी में भी होता है, बरसात में भी बिना पानी से खेती हो जाएगा टाड़ ज़मीन पे बहुत ही अच्छा तरह से। और मतलब इसका फसल अवधि भी 70 दिन, मैंने बहुत कम समय, बहुत लाभदायी फसल है। और इसका फलिया का मतलब लंबाई है 22 से 25 सेंटीमीटर है और 7 से 9 ग्राम एक फली का वजन है। तो ये उन्नत किस्म। इसके अलावा हमारा जो बनारस में जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से भी 2 उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जैसे काशी श्यामल है, काशी कांचन है। बेंगलोर में जो हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, वहाँ से अर्का गरिमा, ये सब तीनों है झाड़ीदार किस्म। ये भी उन्नत किस्म है जिसका खेती किसान भाई झारखंड में कर सकते हैं। तो ये लतरदार और झाड़ीदार का जो उन्नत किस्म के बारे में जो हम बताएं, तो हमारे यहाँ का जो लतरदार किस्म है स्वर्ण श्वेता, स्वर्ण हरिता, और जो झाड़ीदार किस्म है स्वर्ण मुकुट। ये स्वर्ण मुकुट का रंग भी हल्के मैंने हरे रंग के होता है। और ये जो तीनों किस्म का बीज हमारा प्लांडो स्थित इस अनुसंधान केंद्र में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो अनुसंधान केंद्र प्लांडू है, यहाँ से प्राप्त करके अभी भी किसान भाई खेती कर सकते हैं। अभी भी समय है, खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो इस समय जैसे अंथ्राक्नोज एक बीमारी होता है, फफूंद के द्वारा होता है, तो उसमें काले पीले धाबे पड़े फलियों के ऊपर, तना के ऊपर, तो इसलिए हमको बीज उपचार करके करना है। और खड़ी फसल में डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे तना लंछन एक होता है, पत्र लंछन भी होता है। तो तना लंछन में मिट्टी के नज़दीक का जो तना के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, पौधा मर जाता है। तो जैसे हम पहले बताते थे, बीज उपचार करके लगाने से इससे हम छुटकारा मिलता है। पत्र लांछन में भी गोल कोने कर दाग होता है, बाद में पूरा पत्ती में वो दाग हो जाता है, झड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। एक मोजाइक बीमारी होता है जिसके कारण पत्ती सिकुड़ जाता है और मतलब उसके ऊपर हरे पीले धब्बे पड़ जाते हैं और बढ़ रुक जाती है, फल भी नहीं लगते हैं। तो इसके लिए ये जो वायरस बीमारी, इसका तो दवा नहीं है, लेकिन इसका प्रसार को कम कर सकते हैं। जो लाही कीड़ा द्वारा, इसका वाहक कीड़ा के द्वारा जो प्रसार होता है रोग का, इसका रोकने के लिए हम जैसे लाही कीड़ा का नियंत्रण के लिए रोगर दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर, तो या इसका नियंत्रण के जैविक कीटनाशक जिसको बीटी बोलते हैं, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बीटी दवा जिसको डेल्फिन बोलते हैं, वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और जैसे नीम का दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम का बीज का 50 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मतलब उसको कूट के उसको रात भर भिगा के उसका जो निर्जास होता है उसको हम पानी में, उसका जो रस आ जाएगा उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। और नीम पत्ती को उबाल के ठंडा करके उस पानी को भी मतलब हम जैसे 200 ग्राम प्रति लीटर पानी में नीम पत्ती को उबाल के फिर उस पानी को छान के उसको ठंडा करके हम छिड़काव कर सकते हैं। नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने जैसे 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से 4 से मतलब और ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्विंटल नीम खली प्रति एकड़ में हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा कीड़ा बीमारी दोनों के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि बोदी की समसामयिक खेती, इसके प्रभेद और कैसे विशेष देखभाल करते हुए आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर हम लाह की बात करें तो भारतीय महिलाओं के हाथों में चूड़ियाँ खनखनाती नजर आती है। जी हाँ, भारत की महिलाओं की ये सबसे अधिक पसंद है लाह की चूड़ियों का, लाह के गहनों का। तो आइए हम लाह की खेती कैसे की जाती है और कृषि प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टिकाऊ लाह के प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय प्रसंस्करण संस्थान के विशेषज्ञ एस सोमेन घोषा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय हमने लिया है टिकाऊ लाख के प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि टिकाऊ लाख है क्या और इससे हमारे किसान भाई क्या समझेंगे। असल में टिकाऊ लाख कहने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको ज़्यादातर बोला जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि आप खेती करेंगे
जो आपका रिसोर्स बेस है, जैसे मिट्टी हुआ, आपका पेड़ पौधा हुआ, इसका ज़्यादा हानि ना पहुंचाते हुए निरंतर आप लाख का खेती कर पाएंगे, ताकि आप किसान को भी निरंतर लाभ भी मिलता रहेगा, पेड़ पौधों भी सुरक्षित रहेगा। इसी को बोलता है टिकाऊ लाख का खेती। किसान भाई को ये हम बताते हैं कि जैसे आपका डेफिनेशन हमने बताया कि टिकाऊ लाख खेती, उसमें पेड़ का भी कोई हानि नहीं पहुंचेगा, कीड़ा भी सुरक्षित, कीड़ा तो उस हिसाब से प्रोडक्शन सुरक्षित रहेगा, और मिट्टी नेचुरल रिसोर्स ये भी सुरक्षित रहेगा। तो हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से हम लोग टिकाऊ लाख का खेती कर सकते। तो सबसे पहले हम किसान भाई को बताते हैं कि आपको पेड़ को भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, और पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रोसीड्यूर अपनाते हैं खेती करने के लिए, वो है प्रूनिंग, पेड़ का प्रूनिंग। पेड़ का प्रूनिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, मोटा मोटा टहनी को बिल्कुल नहीं काटना है, क्योंकि इससे दो तरह का हानि पहुंचता है। एक तो मोटा टहनी काटने से मोटा डाली निकलता है, और मोटा डाली में लाख कभी पैदा होता नहीं। लाख पैदा होने के लिए जो एक्चुअल साइज है 1 से 2 सेंटीमीटर का जो डायमीटर का सूट है, उसी में लाख प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसलिए मोटा डाली बिल्कुल नहीं काटना है। दूसरा है कि इनोकुलेशन हम लोग किस रेट से करेंगे। कई बार हम किसान को देखे हैं कि कुसुम का पेड़ इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन मात्रा से अधिक इनोकुलेशन कर देने से कुछ ही साल का बाद पेड़ खराब हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए इनोकुलेशन का रेट क्या होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसान भाई को हम बता दें, एक पेड़ में 1 मीटर डाली के लिए करीब 20 ग्राम बिहन लाख, इस रेट से हम लोग इनोकुलेशन करते हैं। और ये एक सिमियालाटा पेड़ में, बेर और कुसुम दोनों पेड़ में ये इसी तरीके से हम लोग करते हैं। और पलास में जो रंगीनी लाख की खेती करते हैं, उसमें हम लोग 2-3 तरीके से हम लोग खेती करते हैं। जैसे आड़ी लाख काटते हैं। आड़ी लाख माने इमेच्योर लाख, जो अप्रैल महीने में काटते हैं, उसमें अक्टूबर नवंबर महीने में ज़्यादा मात्रा में इनोकुलेशन किया जाता है। ये करीब 30 ग्राम प्रति मीटर सूट लेंथ का हिसाब से इनोकुलेशन किया जाता है। और एक पेड़ में करीब 700 ग्राम 800 ग्राम इतना करने से भी इतना आ जाता है। तो और इमेच्योर कंडीशन में ही इसको काट लिया जाता है। और फ्लेमिंजिया सिमियालाटा में करीब पहला साल अगर होगा तो 20 से 30 ग्राम, और दूसरा साल ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए कि झाड़ी का मात्रा का अनुसार हम लोग, झाड़ी कितना बड़ा हुआ उसके अनुसार हम लोग इनोकुलेशन तय करते हैं। करीब 50 ग्राम से लेकर से के 150 ग्राम तक हम लोग उसमें बिहान लाख इनोकुलेशन करते हैं। मुख्य जो बातें हैं कि एक पेड़ में अगर 1 मीटर का अगर टहनी है, तो उसमें सिमियालाटा का केस में 30% ऑफ सूट लेंथ, माने 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर इतना तक ही लैक को हम लोग अलाउ करते हैं। इससे ज़्यादा अगर सूट बैठ जाएगा तो वो पेड़ खराब हो जाता है। तो ये इनोकुलेशन एक दूसरा चीज़ हो गया। और बेर के लिए भी वही हम पहले बताते थे, 20 ग्राम प्रति मीटर सूट लेंथ का हिसाब से इनोकुलेशन करना चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अभी तीसरा जो फैक्टर है ये जो टिकाऊ खेती करने के लिए, वो है कूपे सिस्टम। कूपे सिस्टम में क्या है, हर साल हम लोग एक पेड़ को यूज़ नहीं करते हैं लैक लगाने के लिए। इसीलिए इसके लिए कुसुम के केस में हम लोग 4 कूपे सिस्टम और 5 कूपे सिस्टम करते हैं, क्योंकि हर 6 महीना का इंटरवल में हम लोग प्रूनिंग करते हैं। और आपका कुसुम पेड़ में 6 महीने के इंटरवल में प्रूनिंग होता है, और रेस्ट पीरियड 1.5 साल होता है। इसीलिए प्रूनिंग के लिए ये कूपे सिस्टम हम लोग लागू करते हैं। तो पेड़ एक पेड़ में एक बार काटने के बाद 2 साल का बाद फिर उसका नंबर आता है खेती करने के लिए, तो सफिशिएंट रेस्ट मिलता है। इससे पेड़ भी सुरक्षित रहता है। पेड़ को हम लोग खेती करते करते बहुत आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, और एग्जॉशन से बचाने के लिए हम लोग पेड़ में भी कुछ खाद पानी का इस्तेमाल करते हैं।
तो वो किस रेट से करते हैं, एक एवरेज साइज का जो बेर का पेड़ है उसमें करीब 2 किलो चूना, 300 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम DAP और 800 ग्राम MOP खाद देते हैं। MOP खाद का मात्रा ज़्यादा देते हैं क्योंकि MOP खाद ऐसा खाद है कि जो पेड़ को भी चाहिए होता है और लाख कीट को भी चाहिए होता है, तो इसलिए इस रेट से हम लोग खाद का एप्लीकेशन करते हैं तो पेड़ भी सुरक्षित रहता है, प्रोडक्शन भी उसका अच्छा रहता है। वही केस जो खाद आपका फ्लेमिंजिया सिमियोलाटा के लिए जब अप्लाई करेंगे तो करीब 375 किलोग्राम चूना 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए सिमियोलाटा का फील्ड के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं और 30 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम पोटासियम और 5 ग्राम फास्फोरस का खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ भी सुरक्षित रहेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा और किसान भी उससे काफ़ी आपका प्रॉफिट मिलने लगेगा। अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, कैसे वो इस व्यवसाय से जुड़े रहें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्रॉप है। कई एरिया में हम लोग देखे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पहला इनकम होता, पहला जो मोस्ट उसका आय देने वाला सोर्स होता है और लाख की खेती सेकंड नंबर में आता है। तो इसीलिए लाख का खेती का जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको किसान को अपनाना चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी इस तरीके से हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को किसान भाई के सामने ले आते हैं। इसके अलावा हमारा संस्थान में कई किसान आकर के विजिट कर सकते, हमारा इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है उसमें भी जा कर के देख सकते। हमारा इंस्टीट्यूट ने एक ऐप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है जो कि यूट्यूब में भी उपलब्ध है, लाख का डॉक्टर नाम करके, तो उसको भी आप डाउनलोड करके किसान भाई उससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते। जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी बताया सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कोई किसान अगर इसको छूट गए हैं देखने में तो ऐप डाउनलोड करके भी उसको हम लोग किसान भाई अपडेट हो सकते। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि टिकाऊ लाख का उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी और अगर आप कृषि दर्शन में कुछ और नया चाहते हैं या फिर आपके दिल में हमारे कार्यक्रम के संबंध में कुछ कहना है तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारा पता फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।